ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा साहब कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर आपका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हमारी जो कक्षा 12 की पुस्तक चल रही है आरोह भाग 2, आज उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर भी, या यूँ कहें कि हिंदी के अंदर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की भूमिका अदा करते हैं। तो इनका सवाल यकीनन पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो हिंदी से संबंधित। तो हजारी प्रसाद साहब के परिचय से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित कई बार है जो सवाल पूछा जाता ही जाता है। तो आज इनके परिचय को बहुत अच्छे से विस्तार से देखेंगे थोड़ा, और इनकी जो रचनाएँ हैं, इनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ वगैरह है, निबंध वगैरह है, उपन्यास वगैरह, उनके में आपको जो प्रकाशन वर्ष समय है, सन है, वो भी आपको नोट करवाता चलूँगा और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर उनका सन है जो पूछ लिया जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अपना टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5300 से अधिक 350 या 330 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म की बात करें तो 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में। और 1907 में कुछ और रचनाकारों का भी जन्म होता है। तो आपके मस्तिष्क में जिन जिन रचनाकारों की जन्म का प्रकाशन, जन्म वर्ष पता हो, आप कमेंट करके बताना कि 1907 में और किन रचनाकारों का जन्म होता है। तो 1907 में जन्म होता है हजारी प्रसाद साहब का। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। प्रमुख रचनाओं में अब हम बात करें तो साथ साथ प्रकाशन वर्ष भी लिखते जाना, जिन जिन का मैं लिखूँगा आपको। तो रचनाओं में बात करें, अशोक के फूल। अशोक के फूल, समय 1948। कल्पलता 1951। विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सभी के सभी क्या है? निबंध संग्रह है। तो आपने लिख लिया अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है उसका 1948 समय है। कल्पलता के अपने समय हो जाएगा 1951। और विचार और वितर्क कई बार पूछा जाता है, विचार और वितर्क आप समय लिख लीजिए 1957। विचार और वितर्क का समय क्या है? 1957। विचार और वितर्क हो गया। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह का लिख लीजिए 1959। कुटज आता है, कुटज का 1964। कुटज कई बार पूछा जाता है। 1964 है कुटज का समय, और विचार प्रवाह का 1959। ठीक है। आलोक पर्व की हम बात करें तो आलोक पर्व, इसके ऊपर 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो आलोक पर्व पर 1972 में कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इनको, जो आगे भी यहाँ पर इनके परिचय में लिखा हुआ आएगा, हम आगे भी देख लेंगे उसको एक बार। ठीक है। ये तो हो गए इनके निबंध संग्रह। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास और चारों के चारों ये बहुत ही प्रसिद्ध है। चारों परीक्षा में पूछे गए कई बार। तो देख लीजिए, उपन्यासों की बात करें, बाण भट्ट की आत्मकथा। अब देखिए ये कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये आत्मकथा है या फिर उपन्यास है, क्योंकि इसके अंदर नाम आया बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये आत्मकथा नहीं है साहब, ये है क्या? उपन्यास है। और इसका समय की बात करें तो 1946। बाण भट्ट की आत्मकथा का समय क्या हो जाएगा? 1946। ठीक है। चारूचंद्र लेख जो उपन्यास है, इनका चारूचंद्र लेख का आप लिख लीजिए 1963। 1963 हो जाएगा इस समय। पुनर्नवा जो है इसका हो जाएगा आपके 1973। 1973 लिख लीजिए पुनर्नवा का। और अनामदास का जो पोथा है इसका लिख लीजिए साहब 1976। ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। कालक्रम के हिसाब से पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से। तो 1946, फिर 63, फिर 73, फिर 76। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद में हम बात करें तो इनका आलोचनात्मक साहित्य इतिहास भी इन्होंने काफ़ी रचा है। सूर साहित्य, आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय,
कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये आलोचनात्मक साहित्य इतिहास लिखो और साहित्य इतिहास से संबंधित इनके 3 ग्रंथों प्रसिद्ध हैं ही हैं ये, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए बोल देता हूँ, सूर साहित्य जो है इसके समय की बात करें सूर साहित्य की तो 1936, सूर साहित्य का समय क्या है साहब 1936। हिंदी साहित्य की जो भूमिका वाली बात है, हिंदी साहित्य की भूमिका इसका साफ समय अपने 1940, ठीक है। कबीर की बात करें, सूर साहित्य हो गया, कबीर की बात करें 1942 आता है उसका समय। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका 42 आता है, माफ़ कीजिए 1952। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है समय 1952। बाकी लालित्य तत्व, कालिदास की ललित योजना और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सहज साधना, ये सारे के सारे इनके आलोचना साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ये ग्रंथ इनके क्या संपादन किया था इन्होंने। संदेश राशक का, पृथ्वीराज रासो का, नाथ सिद्धों की बानियाँ। विश्व भारती पत्रिका का संपादन, विश्व भारती पत्रिका का संपादन भी इन्होंने साहब किया था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पुरस्कारों में, जो हमने बात करी ली साहित्य अकादमी पुरस्कार की, आलोक पर्व पर मिला था इनको और समय मैंने आपको बता ही दिया था अभी। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी नवाजे गए, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी इनको मिली थी साहब, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका थोड़ा सा परिचय। और संपूर्ण इनकी रचनाओं के संकलन की हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से 11 खंडों में प्रकाशित हुई है साहब, ठीक है। आगे देखिए, निधन हो जाता है 1979 दिल्ली में। ये लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, और ये पंक्ति देकर भी कई बार पूछी गई है, ध्यान में रखना आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब वाले, कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है साहब। ये साहित्य के विषय में बड़ी कमाल की परिभाषा इन्होंने रखी है, अपना पक्ष रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता, विशालता और उसकी जो गहराई है, गहनता में बैठ कर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट है जो होता है साहब। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, विचारों में तेजस्विता एक तरीके से, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है साहब। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी है जो एकाकार हो उठते हैं। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। तो यहाँ उनमें किसके लिए है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के लिए है। ये पूछा है जो जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इतना गज़ब का, इतना गहनता से साहित्य लिखा है कि बहुत विशेष हो गए ये। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि ज़बरदस्त है। इनकी जो सांस्कृतिक दृष्टि है लोक परिवेश को देखने की, वो ज़बरदस्त है। उसमें इस बात का विशेष बल है, इस बात पर कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास है जो हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। मूल चेतना क्या है? विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, ये संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण है जो हो उठता है। आगे द्विवेदी जी की हम बात करें। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आबादी यानी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है जो रखते हैं।
वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। किसको? तो स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी स्त्री को किसका जो सबसे बड़ा शिकार मानते हैं? सामाजिक अन्याय का। ध्यान में रखिएगा, कैसे भी पूछा जा सकता है इस सवाल को। सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं, विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा के अंदर। और आत्मकथा नहीं है, ये क्या है? उपन्यास है। पुनर्नवा अनामदास का पोथा भी। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान हो, तंत्र मंत्र विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य है जो नहीं है। जो कि मानवता और लोक से विमुख हो वो चीज़ इनको स्वीकार्य नहीं है साहब। और मानव की जिजीविषा जीने की जो इच्छा है और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है साहब। और इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में है जो प्रतिष्ठित है साहब। द्विवेदी जी की आलोचनात्मक जो कृतियाँ, आलोचनात्मक ग्रंथों की ओर हम बढ़े हैं तो द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों, कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक है जो महत्व रखती है साहब। ठीक है, आगे हम बात करें तो द्विवेदी जी का निबंध साहित्य भी इसी संदर्भ में बड़े महत्व का है। हिंदी साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है, पर अपने लेखन द्वारा ये विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोझ से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्म परीक्षा से हैं जो क्या है? युक्त है साहब। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं और बहुत प्रसिद्ध भी रहे, जिनमें विश्व के दंत, कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, बहुत सारे प्रसिद्ध इनके निबंध है साहब। आज जो हम देखेंगे यहाँ पर अपना ये अध्याय जो ललित निबंध शिरीष के फूल, तो पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है साहब। कल्पलता का समय क्या है? कल्पलता निबंध संग्रह का क्या है? 1951। जो शिरीष के फूल है कल्पलता से लिया गया है और एक ललित निबंध शिरीष के फूल। इसमें लेखक क्या करता है? आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित है जो करता है साहब। ऐसी भावधारा जो बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की है जो याद हो आती है। और तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उड़ता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष के पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके नजरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता जाता है साहब, गहराता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी जो उजागर कर देता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष पेड़ है को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने का एकमात्र शर्त है। ये सवाल ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि ये लिखते हैं कि उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ अगर उपलब्ध हो जाती है तो वो क्या है? सत्कवि
हो जाता है, या सतकवि होने की एकमात्र है जो शर्त है। तो सतकवि होने की एकमात्र शर्त इन्होंने क्या बताई है कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, पूर्णता एक साथ उपलब्ध, ये दोनों चीज़ें हैं जो ध्यान में रखिएगा। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते रहने की है जो बढ़ते जाने की प्रेरणा देता रहता है, टिकता नहीं एक जगह। शीरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सू खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। जैसे हम अध्याय के अंदर पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ स्पष्ट होती चलेगी। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी जो पीढ़ी है और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना है जो चाहता है। वही बात है, पेड़ों के अंदर जो पतझड़ आता है तो जो पुराने वाले पत्ते वगैरह फूल वगैरह सारे के सारे झड़ जाते हैं, फिर नए आते हैं, तो पुरानी पीढ़ी वहीं संकेतित की गई है। साहस देखना चाहता है, नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है क्या कि सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से ये एक देखने को मिलता है साहब। तो आज के इस अध्याय के अंदर हम इतना ही देखेंगे, यानी कि आज परिचय देखेंगे केवल हजारी प्रसाद साहब का, और परिचय बहुत महत्वपूर्ण है इसको, इसलिए इस परिचय को आप अच्छे से याद कर लीजिए। कल जो इनका ये अध्याय है ललित जो निबंध शीरीष के फूल, नेक्स्ट वीडियो में है जो हम देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल, जिस पर 5300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।